जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आज आपके बीच क्लास 12th के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा, तभी आप लोगों को हर पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइन देखते हैं कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए कहता क्या है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। वास्तविकता में सही है, जिंदगी उसी के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कहने का मतलब कि खिलाड़ी उतना बेहतरीन होता है जो स्टेडियम में जाकर के खेलता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबके एक है लेकिन हौसले क्या हैं, अलग अलग। कोई हंसाता हो के बिखर जाता है, कोई हताश हो के बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। ठीक है, कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए मैं आपके बीच क्लास 12 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेश करने वाला हूं। जैसे कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर थंबनेल दिख रहा होगा, बिहार इंटर परीक्षा 2025 12th हिंदी पाठ नंबर 13 शिक्षा। क्या है पाठ का नाम? शिक्षा। और पहले आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न? से पहले एक चीज और, प्रश्न से पहले लेखक के बारे में और उनका थोड़ा सा जीवनी पढ़ लेते हैं कि कौन लेखक थे और लेखक का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। तो लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। आइए, ये जो पाठ का नाम है वो आपको पता होगा, 13 नंबर पाठ है। पाठ का नाम क्या है? शिक्षा। क्या नाम पाठ का? शिक्षा नाम है। ठीक है ना। तो इनका लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। इनका लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। शिक्षा के लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 ईस्वी को। इनका निधन हुआ था 17 फरवरी 1986 ईस्वी को ओजाई कैलिफोर्निया में। ओजाई कैलिफोर्निया में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। ठीक है, आगे है इनका जन्म स्थान। कोई व्यक्ति जन्म लिए हो तो उनका एक जगह पे स्थान भी होगा। उसी प्रकार से इसका जन्म स्थान कहाँ है? मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश। मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। माता और पिता दोनों का नाम है, माता का नाम संजीवम्मा एवं पिता का नाम नारायण जिद्दू था। माता का नाम संजीवम्मा एवं पिताजी का नाम नारायण जिद्दू था। ठीक है, आगे कृतियां द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। द फर्स्ट एंड लास्ट कृतियां लिखे थे। द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्ण मूर्तिज नोटबुक आदि। इसके अतिरिक्त व्याख्यानों के कोई संग्रह, इसके अतिरिक्त तो कोई संग्रह दिया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी ले लिए। तो चलिए अब सवाल के आपके स्क्रीन बोर्ड पे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। सवाल से पहले आप लोगों को पेन, पेपर, कॉपी जो भी कुछ हो आप लोग निकाल के अपने अच्छे से टेबल पे बैठ जाइए और हर पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चले जाइए। ठीक है, पहला है क्या? शिक्षा का क्या अर्थ है? बहुत सब जरूरी है, इसका मतलब क्या होता है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। शिक्षा के अर्थ क्या है और शिक्षा के कार्य क्या है, इसके क्या कहता है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलिए इसमें आंसर थोड़ा समझ लेते हैं कि आंसर क्या कहता है। देखिएगा, शिक्षा का व्यापक अर्थ जीवन के सत्य से परिचित होना तथा संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना है। कहता शिक्षा का संपूर्ण अर्थ होता है हमारे जीवन के बारे में हर चीज को बताना, हर चीज को परिचित करना होता है। ठीक है,
और हमारा जीवन हर प्रक्रिया को समझने में क्या करती है, मदद करती है। सामान्य अर्थों में शिक्षा का अभिप्राय है किसी विषय का अध्ययन करने, अपने ज्ञान को बढ़ाना। जीवन विलक्षण होता है, जीवन विलक्षण है। ये पंछी, फूल, वृक्ष, आसमान, सितारे, जीव जंतु सब हमारा जीवन है। कहता है कि जितने भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जितने भी शिक्षा के बारे में जानते हैं, वो हर विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी शिक्षा लिए होंगे वो तरह तरह के जीव जंतु के बारे में अध्ययन करने के लिए सोचते होंगे। और हर जीवन को सोचने से पहले भी आप लोगों को एक लक्ष्य होनी चाहिए कि चलिए अगर हम इस काम के लिए सोच लिए हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन हमारा सवाल क्या कहता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो ये पंछी, फूल एवं वृक्ष, आसमान, सितारे तरह तरह के होते हैं जो सब हमारा क्या है, जीवन है। जीवन दीन है, जीवन दान होना चाहिए था, ठीक है ना, जीवन दान कर दीजिएगा। जीवन दान है। जीवन अमीर भी जीवन गुण है। जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं, ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं एवं चिंताएं हैं। देखिए क्या कहता है, हमारा जीवन जो है वो जीवन को हम लोग दान भी कर सकते हैं। जीवन अमीर भी है और जीवन को हम लोग तरह तरह से अपना परिचित भी कर सकते हैं। ईर्ष्याएं, आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलता, चिंताएं, ये सब हमारा क्या है, जीवन है। हम सदैव जीवन से व्याकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। हम अपने जीवन से भी कभी कभी चिंतित भी होते हैं। हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन में आगे चल के क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग चिंतित भी रहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ से कहता है शिक्षा इन सब का निराकरण करती है। शिक्षा हमें समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में हमारी मदद करती है, हमें पूर्णतः स्वतंत्र बनाती है। सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना भी शिक्षा का ही कार्य होता है। अगर आप शिक्षा के बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो आप अपने अनुसार से जीवन अच्छे से जी सकते हैं। अनपढ़ लोगों को थोड़ा बहुत देखिएगा, शिक्षा से अपरिचित होते, मतलब शिक्षा से परिचित नहीं होते हैं, फिर भी वो बड़े लोगों को या तो शिक्षित लोगों को देख करके अपना रहस्य, मतलब कि अपना जीने का ढंग ही क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि उन लोग को भी लगे कि नहीं हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। इसीलिए कहा जाता है शिक्षा हर चीज का दावा, हर मर्ज का दावा है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको लोग पैसा दे सकता है, ठीक है, बोलता है लोग कि तुमको पैसा दे देंगे लेकिन बुद्धि नहीं देंगे। कहने का मतलब वो होता है ना बाबू, अगर आप समझने वाला होंगे तो आपको हर व्यक्ति समझाएगा, और अगर समझने वाले नहीं होंगे तो आपको कहा देता है 2 रुपये दे देंगे तुमको पैसा, लेकिन शिक्षा नहीं दे, उल्टा पुल्टा हमें समझा देता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो आइए प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या कहता है, जय कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? जय कृष्णमूर्ति शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? मनुष्य को पूरी तरह भारी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का मतलब क्या होता है, अपने ऊपर निर्भर होना। हर काम को जब कोई करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं अगर हम अच्छे ढंग से काम करेंगे तो ये काम हो जाएगा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप हर काम को कर सकते हैं, आपके लिए सक्षम, सब काम आपके लिए आसान होता है। यही जय कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं कि मनुष्य को पूरी तरह भरी स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है। कहता है सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना सीखे और स्वतंत्र होना सीखे, शिक्षा का उद्देश्य यही कहलाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझाने में हमारी सहायता करता है। शिक्षा का मतलब होता है बाबू कि हर जीवन में आपको समझने में क्या करता है, सहायता करता है। यही हमारा शिक्षा का अर्थ होता है। ठीक है ना, बहुत 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 बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बहुत आसान भाषा में आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेश किया गया है, इससे आसान नहीं मिलने वाला है।
ठीक है ना, देख लीजिएगा, इतना यूट्यूब पर वीडियो पड़ा होगा। ठीक है, आइए अगला, मेघा क्या है? मेघा वह शक्ति है जिसमें आत्म भय और सिद्धांत की अनुपस्थिति में स्वाधीनता के साथ सोचते हैं। मेघा वह शक्ति है जो अगर आत्म भय और सिद्धांत की अनुपस्थिति रहेगा तो फिर भी हम सोच सकते हैं, ताकि आप अपने के लिए सत्य वास्तविकता की खोज कर सके और अपने लिए सत्य का खोज कर सके, जो वास्तविकता में है उसको जान सके। इसका मतलब होता है मेघ का अर्थ होता है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसका क्या कार्य है? अर्थ के साथ साथ इसका कार्य भी पूछ दिया, इसका कार्य क्या है। ठीक है, समझिएगा। मानव जीवन का सर्वांगीण विकास प्राप्त करने का अर्थ शिक्षा है। मानव जीवन में जो भी विकास लोग करता है उसका अर्थ क्या माना गया है? शिक्षा माना गया है। इसमें मनुष्य की साक्षरता, बुद्धिमान, जीवन कौशल सभी समाज उपयोगी गुण पाए जाते हैं। मनुष्य की साक्षरता, पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं वो बुद्धि जीवन से अपना कार्य कर लेते हैं और अपने सभी समाज में उपयोगी भी गुण पाए जाते हैं और धीरे धीरे अपना समाज में उपयोग होने का गुण भी पा लेते हैं। ठीक है, आइए इसका कार्य, इनका कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य थोड़ा बहुत जान लेते हैं। शिक्षा का कार्य केवल मात्र कुछ नौकरी और व्यवसाय की योग्य बनाना ही नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं तो आप नौकरी केवल ही ले सकते हैं या आप अपने अनुसार से व्यवसाय कर सकते हैं, बल्कि संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को बाल्यकाल से ही समझने में सहयोग करना है। कहता जीवन के अगर शिक्षा पर ग्रहण कर लिए हैं तो आपको हर चीज का परख होनी चाहिए, अच्छे का बुरे का सब चीज का आपको परख होनी चाहिए, तभी शिक्षा का महत्व आपको समझ में आएगा और शिक्षा का काम आप कर सकते हैं। नहीं कि आप अपने अनुसार से किसी काम को नहीं कर सकते। अगर शिक्षा है तो आप तरह तरह की, कहा जाता है कि आप पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, शिक्षा है तो आपके पास। तथा स्वतंत्र पूर्वक परिवेश हेतु प्रेरित करना होता है, एक दूसरे को प्रेरित करना होता है। स्वतंत्र पूर्वक अपने अनुसार से लोगों को जानना, और शिक्षा आपके पास है तो हर काम को आप आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन फिर भी शिक्षा होनी आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी होना चाहिए। ठीक है, लोग जानते हैं 10 तक भी नहीं पढ़ते हैं तो उनको पछतावा होता है, क्यों काश हम 10 तक भी क्या करते, पढ़े होते। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? विद्रोह मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करना, तरह तरह की बातों का उलझन कर लेना। तो आपको जीवन में इसका क्या अर्थ है या क्या इसका स्थान है? बाबू कहा जाता है कि जीवन बहुत बहुमूल्य होता है, इसके लिए आप लोगों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को सुख शांति से पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों को सुख शांति से पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जीवन के ऐश्वर्य, इसके आनंद, गहराई तथा इसके अद्भुत सौंदर्य का अनुभव कर लेता है तो जीवन के प्रति उत्पन्न हल्की सी कसमाहट क्या है? हल्की सी कसमसाहट भी उसमें विद्रोह का भाव जग जाती है। कहता है कि जब कोई व्यक्ति जीवन में ऐश्वर्य, तरह तरह की नए नए चीजों के बारे में जानता है तो उसका अनंत गहराई तक चल जाता है और वो भी अनुभव कर लेता है कि जीवन में जो भी उत्पन्न हल्का हल्का होना चाहिए, ई ना कि ज्यादा होना चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में अगर किसी से ज्यादा लगाव रखते हैं तो घातक भी साबित हो सकता है, इसलिए ज्यादा लगाव किसी से होना नहीं चाहिए। कहा जाता है अगर आप नॉर्मल ही रहना चाहते हैं तो दिखावा नॉर्मल ही किया कीजिए, अगर आप थोड़ा सा ऊंचे में रहना चाहते हैं
तो दिखावा ऊंचा में करना चाहिए। लेकिन आपको जीवन में ऐसा जीवन जीने के लिए आप लोगों को बहुत मंद बुद्धि होना चाहिए। आपके पास अपार धन संपत्ति है तो उसको लोगों को दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। अपने गुप्त रूप रखना चाहिए और वही गुप्त रूप के अनुसार से काम करना चाहिए। जिस समय दिखाने का आवे उस समय आप लोग खुलेआम दिखा सकते हैं, लेकिन बिना कहे हुए आप किसी के पास नहीं दिखा सकते, वरना आपके पीछे लोग लग जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने जीवन में बस कुछ ही अनंत गहराई तक जीना है। तो आपको किसी के बारे में, शरीर के बारे में जानना, गहराई तक जानना है तो उसके गहराई तक जाइए, लेकिन ज्यादा गलत नहीं कीजिए। कहता है उसमें विद्रोह का भाव जग जाती है। मनुष्य संगठित धर्म परंपरा और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह कर देता है। कहता है मनुष्य जो होता है बाबू, वही लोग कभी कभी धर्म परंपरा के अनुसार, सड़े हुए समाज के अनुसार या अपना विरोध करना शुरू कर देते हैं, ताकि वह अपने लिए सत्य की खोज कर सके। और अपने लिए किसका खोज कर सके? सत्य का खोज कर सके। जिंदगी में सत्य की खोज तभी संभव है जो स्वतंत्र हो तथा अंतर मन में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। कहता है कि आप सत्य का खोज वहीं से कर सकते हैं ताकि आप पूरे तरीका से क्या हो, स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र होने के लिए आपको पूरा जीवन जिस चीज के लिए आप खोज करना चाहते हैं उसके प्रति आप लोगों को संवेदनाशील होना चाहिए, उसके प्रति आपको आकर्षण होनी चाहिए। समाज में व्यक्ति सुरक्षित रहना चाहता है तथा सुरक्षा में जीने के लिए भय से मुक्त होना आवश्यक है। अगर आप अच्छे जीवन जी सकते हैं तो उससे पहले क्या आपको होना चाहिए? भय दूर होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को विद्रोह करना पड़ता है, अतः जीवन में विद्रोह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए मनुष्य को भी क्या करता है? विद्रोह रखता है, और इस विद्रोह को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, इसके लिए खास जगह दिया गया है। आई होप कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलिए सवाल नंबर अगला चलते हैं, 7 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे। देखिए 7 नंबर सवाल कहाँ कहता है, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती, क्यों? वाय कहता है कि जहां भय है वहां मेघा क्यों नहीं हो सकता। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या कहलाता है। मेघा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में निर्भीकता पूर्वक सोचता है। मनुष्य की सिद्धांतों की अनुपस्थिति में उदम पूर्वक सोचता है ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके, सत्य को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो कभी मेघवाई नहीं हो सकेगी। किसी प्रकार का महत्व कक्षा, चाहे आध्यात्मिक हो या संसारिक, चिंता और भय का निर्माण करती है। कहता है चिंता चाहे संस्कारिक में हो या अपने आत्मनिर्भर होते हैं या अपने आप से सोचते हैं, तो इसके लिए पहले भय आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है। जबकि ठीक से इसके विपरीत निर्भीक वातावरण में मेघा का जन्म होता है। इसलिए जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती। कहता है कि मेघा का जन्म होता है विपरीत, मतलब उल्टा वातावरण में, इसीलिए जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती। सवाल नंबर अगला आपके स्क्रीन बोर्ड पे। बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्वक हो, और क्यों? बचपन में आप ऐसे वातावरण में रहना सीखिए। सवाल कहता है कि बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्वक हो। क्यों क्यों स्वतंत्र पूर्वक होना चाहिए? इसका सवाल का जवाब क्या है? तो आपके स्क्रीन बोर्ड पे सवाल नंबर 8 का क्या कहता है। हमारे लिए बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्वक हो।
कहता हमारे लिए बचपन में ऐसे वातावरण रहना चाहिए जो क्या हो, पूरा तरीका से स्वतंत्र हो, कोई बोलने वाला, कोई पूछताछ करने वाला ना हो। क्योंकि हमें से ज़्यादातर व्यक्तियों के अंदर बड़े होने का साथ साथ भय भी भावना घर घर कर जाती है। जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं। इसी कारण हमें बचपन से ही ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि हमें जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया भी भली प्रकार से समझ सके। कहता हमारे हमारे जीवन इतना स्वतंत्र होना चाहिए ताकि हम अच्छे से जीवन अपना यापन अपने भली तरीके से अपना जीवन को समझ सके। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है 9वां नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। कैसे? क्रांति करना, सीखना और प्रेम, ये तीनों कैसे अलग अलग है? ठीक है, देखिए, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, इन तीनों प्रक्रियाओं में मनुष्य को विरोध की भावना को अपनाना पड़ता है। उससे अपनी महत्वाकांक्षाओं का दमन करना पड़ता है तथा अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। इस कारण इन तीनों को पृथक पृथक नहीं माना जाता है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, इन तीनों प्रक्रियाओं को मनुष्य का विरोध का भावना को अपनाना पड़ता है। इन मनुष्य को तीनों अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कहता अपनी महत्वाकांक्षाओं में दमन करना पड़ता है और अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। इसी कारण इन तीनों को पृथक पृथक नहीं माना जाता है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसके पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज आपके बीच लेसन नंबर 13 भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो अगले जो चैप्टर है पदखंड में, हम उसमें पहला चैप्टर कर्मक है, उसको मैं अगले वीडियो में आप लोगों को लेसन 1 बाय लेसन 1 से सब्जेक्टिव सवाल फिर से इसी माध्यम से आप लोगों को इसी चैनल पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।